हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण हमारे आसपास के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों या मानव स्वास्थ्य पर किस तरीके से हानिकारक प्रभाव डालता है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही क्विज भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है या पहली बार वीडियो को विजिट कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप सेशन को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट्स करके एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप ज़रूर से बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप किसी भी प्रकार के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 2500 क्वेश्चन की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं, कंप्लीट रीट एमपीटेट या किसी भी टीईटी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट सीडीपी का कोर्स बाय करना चाहते हैं विथ 2500 क्वेश्चन सीरीज़, या फिर आप ईवीएस के कंप्लीट नोट्स बाय करना चाहते हैं, मैथ्स पेडागोजी के नोट्स बाय करना चाहते हैं, आप उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं 7770803840। इसके माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और साथ ही किसी भी प्रकार के कोर्स की जानकारी भी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से टेलीग्राम का लिंक एंड वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप वहाँ पर भी जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण किस तरीके से जीव जंतुओं पर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट, हानिकारक प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। औद्योगिकरण हो सकता है, शहरीकरण हो सकता है, अवैध खनन हो सकता है, विभिन्न स्वचालित वाहन हो सकते हैं, कल कारखाने, परमाणु परीक्षण आदि के कारण पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है। इतना बुरा प्रभाव इसका पड़ता है कि संपूर्ण विश्व बीमार के समान प्रतीत होता है। मतलब हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बोल सकते हैं कि बीमारी दिख जाएगी। पर्यावरण की सुरक्षा आज की सबसे बड़ी समस्या है, इसको प्रायोरिटी देना चाहिए ताकि हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएँ, प्रदूषण को कहीं ना कहीं किसी न हद तक कम कर पाएँ, राइट। स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित पर्यावरण आज की एक बेसिक आवश्यकता बन चुकी है। यदि पर्यावरण निरोग रहेगा तो मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी भी यहाँ पर निरोग रहेंगे। और यदि सबसे पहले प्रदूषण की बात करें तो आज हम लोग यहाँ पर वायु प्रदूषण को पूरा डिस्कस करेंगे। A to Z पूरा हम लोग वायु प्रदूषण के बारे में कंप्लीट करेंगे। पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों पर वायु प्रदूषण का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पौधों को प्रकाश कम मिलता है, जिसके कारण उनकी जो फोटोसिंथेसिस यानी कि हम लोग बोले कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जो पौधे धूम कोहरे के क्षेत्र में पनपते हैं, जहाँ पर हर समय कोहरा धूम बना रहता है, उनका विकास यहाँ पर कम हो जाएगा। उनकी पत्तियां विकृत एवं सफ़ेद होकर यहाँ पर गिरने लगती है। इसी प्रकार सौंदर्यवर्धक फूल एवं लताएं भी वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित होती है। मतलब पूरा जो पेड़ पौधों की प्रजाति है कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। देखो, एक तो सबसे बड़ी चीज़ की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है यहाँ पर उनकी बिगड़ जाती है, पूरा इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो धूम कोहरे के क्षेत्र में जो पेड़ पौधे उगते हैं वहाँ पर उनका विकास जो है, ग्रोथ उनकी कम हो जाएगी, उनकी पत्तियां विकृत हो जाएगी। छोटे छोटे पौधे ही हैं, उनकी पत्तियां विकृत होकर यहाँ पर सड़ने लग जाती है, ठीक है। फूलों में जो खुशबू है वो यहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है पॉल्यूशन के कारण। अभी थोड़े ही समय पहले, 3 से 4 पहले इजराइल जो है पूरा इस पर रिसर्च कर रहा है। जो सौंदर्यवर्धक फूल होते हैं, जो खुशबू वाले जो फूल होते हैं, अब धीरे धीरे आप देखेंगे उनमें जो पहले जो फ्रेग्रेंस आती थी और अब की जो फ्रेग्रेंस है, इस पर वायु प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है और उनकी खुशबू जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। इजराइल में जो कुछ रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा रिसर्च की गई, उसके माध्यम से ये चीज़ें पता चली है, ठीक है। तो ये वायु प्रदूषण से सारी ही चीज़ें प्रभावित होती है। जहरीली गैसों के कारण फूल बदरंग होकर मुरझा जाते हैं और लताएं भी यहाँ पर सूख जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक बात हो गई वायु प्रदूषण की। और आगे यदि यहाँ पर बात किया जाए और क्या क्या कारण यहाँ पर हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के कारण पत्तियों में जो विद्यमान स्टोमेटा के धूम्रकण जो होते हैं वो अवरुद्ध कर देते हैं। इसको धूम्रकण जो होंगे अवरुद्ध कर देंगे। स्टोमेटा छोटे छोटे रोम छिद्र हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। ये धूम्रकण के कारण अवरुद्ध हो जाते हैं, पौधे की जीवन संबंधी प्रक्रिया यहाँ पर रुक जाएगी और पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कुछ पौधे इस प्रकार के होते हैं जिसे प्रदूषक सूचक यानी इंडिकेटर प्लांट्स बोला जाता है। अब ये प्रदूषक सूचक का मतलब क्या होगा, जो जैसे जैसे ज़्यादा प्रदूषण होता जाएगा ना, वैसे वैसे हमें इसकी सूचना मिलती जाएगी। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जो पर्यावरण प्रदूषक के संकेतक होते हैं या फिर पर्यावरण प्रदूषक के सूचक होते हैं। लाइकेन हो सकता है, बायोफ्राइटा हो सकता है, या फिर मांस प्रजाति के जो पौधे होते हैं ये प्रदूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। मतलब जहाँ पर भी हल्का सा भी प्रदूषण हुआ वहाँ पर ये उगते नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लाइकेन के बारे में बताया गया, लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा बढ़ने से प्रभावित होते हैं और इनकी वृद्धि, मतलब ये जो लाइकेन पौधे हैं ना
इनको आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इनकी लगभग 352 प्रजातियां होती हैं, मतलब कई सारी होती है। तो अभी अभी इसका भी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप याद कर लें कि उत्तराखंड में पहला पार्क बनने वाला है। उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क बनेगा, जहां पर इसकी जितनी भी प्रजातियां हैं 352 प्रजातियों के संरक्षण का कार्य रखा गया। तो ये लाइकेन कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये करंट अफेयर्स की चीज़ होगी। सबसे पहला भारत का सबसे पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर बनने वाला है, तो उत्तराखंड यूटी में बनने वाला है, ठीक है। जिसमें कितनी प्रजातियों को संरक्षित किया गया, 352 प्रजातियों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। ये तो लाइकेन की बात कर ली। अब ये क्या है, ये पर्यावरण प्रदूषक के सूचक होते हैं। मतलब जहाँ पर SO2 की मात्रा अधिक होगी या पर्यावरण ज़्यादा प्रदूषित होगा, ये वहाँ पर नहीं उगेंगे। अगर हमारे आसपास लाइकेन नहीं है या नहीं उग पा रहे हैं या उनकी वृद्धि रुक गई, तो समझ सकते हैं कि हमारे आसपास का पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है। लाइकेन के समान बायोफ्राइटा भी होते हैं, जैसे मांस प्रजाति के पौधे होंगे। ये भी वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। ये पौधे प्रदूषण के कणों को जल्दी और ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए ये अच्छे जीव सूचक के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ी, ये हमने लाइकेन का चित्र देख लिया। आगे यहाँ पर कुछ स्रोत दिए गए हैं, जैसे प्रदूषण के स्रोत, क्या क्या सोर्स है जिसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है, और इसके अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रदूषक होते हैं। जैसे ईंधन का जल रहा है तो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, और साथ ही इसमें क्या पाया जाता है जिसकी वजह से जो हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी नई चीज़ें अच्छे से समझेंगे, अलग अलग क्वेश्चन में ना करते हुए सारे हम लोग यहाँ पर टेबल फॉर्म में कर रहे हैं। ईंधन के जलने की बात हो रही है, फ्यूल के बर्न होने की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। कोयला यदि जलता है, लकड़ी यदि जलती है, तो क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, घरेलू उपयोग में, डोमेस्टिक में करते हैं, ठीक है, खाना बनाने वगैरह में। थर्मल पावर यंत्र में इनका प्रयोग किया जाता है, कोल वुड वगैरह का। अब इसमें प्रमुख प्रदूषक क्या होते हैं, सल्फर यानी कि गंधक होता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यहाँ पर हो सकते हैं, जो पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स हो गए जिनकी वजह से, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसकी वजह से होता है, ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं या फिर सल्फर है, ईंधन के जलने की वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। यातायात ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो ये मोटर गाड़ियों में, ठीक है, वायुयान तथा रेल इंजन, इन सब में जो है ये सारे यातायात के सोर्स हो गए। इनकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, सीसा, धुआं, कार्बनिक पदार्थों की वाष्प, गंध आदि, ये सारे इसके प्रदूषक हो गए जिसकी वजह से हमारा वायु प्रदूषित होता है। अन्य और कोई फैक्टर की बात करें तो खुले रूप में जलने वाले पदार्थ, लाइक व्यर्थ जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया, उसमें आग लगा दी गई ताकि उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लाई ऐश निकलेगी या फिर पर्टिकुलर जो हम लोग बोलते हैं ना कण निकलेंगे, वो भी हमारे वायु को यहाँ पर क्या करेंगे, प्रदूषित करेंगे। तो राख के कण या अन्य कई गोलिकाएँ होती है जो हमारे वायु को प्रदूषित करती है। तो ईंधन का जलना, यातायात के साधन हो गए, या फिर खुले में हम लोग कचरा वगैरह जला रहे हैं, या किसी भी ढेर में हमने आग लगा दी, तो वो भी वायु को यहाँ पर प्रदूषित करेगा, ठीक है। तो ये दहन की बात होगी कि दहन किस तरीके से वायु को प्रदूषित करता है। सेकेंड फैक्टर की बात करें, उत्पादन प्रक्रियाएं, जितनी भी केमिकल प्रोसेस होती है वो किस तरीके से करती है, लाइक केमिकल एक्टिविटीज़ की हम लोग बात करें तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज की बात की गई, पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है, सीमेंट, कागज, सिरेमिक्स, कांच आदि का यदि उत्पादन करें तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। इसकी वजह से H2S, SO2, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड्स, गंधक वही सल्फर, कार्बनिक पदार्थों की वाष्प तथा धूल जो है वायु में जाकर मिल जाती है, और ये क्या करती है, वायु को प्रदूषित कर देती है, ठीक है। तो ये केमिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमारी वायु को प्रदूषित कर रही है। धातु कर्म की यहाँ पर बात करें, लाइक मेटल एक्टिविटीज़ की हम लोग बात करें तो एल्यूमिनियम का शोधन करना, स्टील प्लांट्स वगैरह से भी यहाँ पर वायु का प्रदूषण होगा, क्योंकि यहाँ पर धातु वाष्प निकलेगी, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं जिसमें लेड और जिंक वगैरह तत्व निकलते हैं, फ्लोराइड्स हो गए। अन्य कई यहाँ पर बोल सकते हैं पर्टिकुलर मटेरियल्स, मैटर्स हो सकते हैं जो हमारे वायु को क्या करेंगे, प्रदूषित करेंगे। तो धातु कर्म एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल एक्टिविटीज़, और कई सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है, जैसे बहुत सारे उद्योगों में अलग अलग प्रकार के यंत्र वगैरह का प्रयोग किया जाता है, फिर उनका निर्माण किया जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर धातु वाष्प, कार्बनिक पदार्थों की वाष्प, गंध, धुआं, कार्बन के कण आदि क्या करते हैं, वायु के अंदर जाकर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी वायु यहाँ पर प्रदूषित होती है। तो सबसे पहला फैक्टर हमने जो देखा,
पॉइंट 1 के अंदर हमने देखा दहन की प्रक्रिया। तो दहन की प्रक्रिया की वजह से ये सारे प्रदूषक यहाँ पर हो सकते हैं जो वायु को प्रदूषित करेंगे। दूसरा हमने देखा कई सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है या फिर इंडस्ट्रियल वर्क होता है, जैसे कि किसी कारखाने की स्थापना की जा रही है, पेट्रोलियम का शोधन किया जा रहा है, एल्यूमिनियम का शोधन किया जा रहा है, स्टील प्लांट से, सीमेंट उद्योग से, कागज कारखानों से बहुत सारी केमिकल गैसेस निकलती है जो यहाँ पर क्या कर रही है, हमारी एयर को पॉल्यूट कर रही है, प्रदूषित कर रही है। ठीक है, 2 पॉइंट कवर हो गए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, कृषि क्रियाओं की बात करेंगे। कृषि क्रियाओं में क्या होता है, फसलों पर यदि छिड़काव किया जा रहा है, स्प्रेइंग की जा रही है, खरपतवार तथा जंतुओं को नियंत्रण करने के लिए यदि हम लोग फसल पर छिड़काव कर रहे हैं, तो अनेक कार्बनिक फास्फेट हो सकते हैं, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन हो सकता है, सीसा हो सकता है, पारा हो सकता है, ये सारे हमारे वायु में जाकर मिल जाते हैं। अन्य और कोई कार्य हो सकता है, व्यर्थ पदार्थों का जलना, शुष्क गोबर गैस का जलना आदि चीज़ें भी धुआं उत्पन्न करेगी। कार्बन कण, राख, सल्फर डाइऑक्साइड, अन्य कार्बनिक वाष्प आदि इसकी वजह से बोल सकते हैं उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो ये कृषि क्रियाएं हो गई। आगे यदि बात करें तो विलायकों का यदि प्रयोग किया है, जैसे स्प्रे पेंटिंग हम लोग कर रहे हैं अभी, जैसे कि करंट में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसके दुष्परिणाम भी उतने ही अधिक होंगे। स्प्रे पेंटिंग की यदि बात करें तो फर्नीचर तथा अन्य चीज़ों की पेंटिंग करने में, गाड़ी यंत्रों आदि की पेंटिंग करने में अनेक हाइड्रोकार्बन तथा अन्य कार्बनिक वाष्प जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। विलायक निष्कर्षण की बात करें, जैसे रंगना, छापना, रासायनिक विलगन, ठीक है, इन सब की बात करें तो इन सब की वजह से भी सेम प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट होगी। विलायकों का यदि हम लोग सफाई में प्रयोग करते हैं, जैसे अनेक सतह की सफाई, ग्रीस की सफाई, ये सारी करने में भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है और इसकी वजह से हमारी वायु यहाँ पर प्रदूषित होगी। ठीक है, तो यदि हम लोग किसी भी प्रकार के सॉल्वेंट वगैरह का प्रयोग, विलायक या वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारा वातावरण प्रदूषित होगा और वायु यहाँ पर प्रदूषित होगी। अगले फैक्टर की यदि बात करें, परमाणु ईंधन का जलना, तो इसकी वजह से गैसों के विसरण की वजह से हो सकता है। ठीक है, क्रशिंग, उनको गैसों को हम लोग डिफ्यूज़ कर रहे हैं, उनकी क्रशिंग कर रहे हैं, उनको ग्राइंडिंग पीस रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, फ्लोराइड्स, यूरेनियम व बेरिलियम धूलकण होंगे जो वायु में मिल जाएंगे, आर्गन 40, आयोडीन 131, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। सेकेंड फैक्टर आपको यहाँ पर बताया गया, परमाणु उपकरण का परीक्षण करना, ईंधन का परिष्करण करना, जिसके कारण हो सकता है बम विस्फोट, रासायनिक विलगन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, या फिर विलगन मतलब कि सेपरेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बेसिकली आप इसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसकी वजह से रेडियो सक्रिय फॉल आउट यहाँ पर हो सकता है। SR90 यहाँ पर बताया गया है, CS137, CS14, ये सारे कणों का यहाँ पर स्त्रावण होगा जो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई, ये 5 अलग अलग फैक्टर देख लिया हमने जो क्या करेंगे, हमारी वायु को प्रदूषित कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई। अब हम लोग आगे बात करेंगे पूर्ण या अपूर्ण दहन से उत्पन्न प्रदूषक तथा उनका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी तो हमने देख लिया कौन कौन सा फैक्टर है और कौन कौन सी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। अब इनका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हेल्थ की यदि हम लोग बात करें तो SO2 की यदि बात करें, सल्फर की गंधक की यदि बात करें, तो श्वसन पथ तथा फेफड़ों की एपिथेलियम में जलन होना, खराश व क्षति यहाँ पर हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कैंसर, थकावट, मानसिक विकार यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके ऑक्साइड की यदि बात करें, नाइट्रोजन के ही ऑक्साइड की यदि हम लोग बात करें, इन्फ्लुएंजा से बचने की शक्ति का ह्रास यहाँ पर हो जाता है। फेफड़े, हृदय तथा आंखों के रोगों से संबंधित समस्या यहाँ पर हो सकती है। ओजोन गैस की यदि बात करें तो आंख के रोग हो सकते हैं, खांसी व सीने में दर्द होना, ये एक बीमारी सामान्य यहाँ पर देखी गई है। सूक्ष्म कण में यदि सीसा की यदि बात करें तो तंत्रिका तंत्र तथा वक्र के रोग, किडनी के रोग यहाँ पर हो सकते हैं। अधिकतम मृत्यु का कारण ये यहाँ पर बन सकता है। कैडमियम की बात करेंगे तो श्वसन, सांस लेने में विष के बराबर है। अगर आपने कैडमियम जहाँ पर अधिकता है वहाँ पर सांस ले तो वो आपके लिए जहर का काम करेगी। रक्तचाप बढ़कर हृदय रोग यहाँ पर उत्पन्न कर सकता है। फ्लोराइड्स की बात करेंगे, हड्डियों तथा दांतों पर प्रभाव पड़ता है। एस्बेस्टस की बात करेंगे तो फेफड़ों का कैंसर आदि बीमारियां यहाँ पर हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर हम लोगों ने देख लिए और इसकी वजह से क्या क्या हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है वो सारी चीज़ें होगी। SO2 की बात कर ली, श्वसन पथ तथा फेफड़े की एपिथेलियम में जलन होना, खराश, क्षति हो सकती है। CO की बात कर ली, कैंसर, थकावट, मानसिक विकार। NO2 और नाइट्रोजन के यदि ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो सेम, इन्फ्लुएंजा से बचने की शक्ति का ह्रास, फेफड़े, हृदय तथा आंखों में जलन। O3 से भी आंखों में जलन, खांसी व सीने में दर्द हो सकता है। सीसा की यदि बात करेंगे तो तंत्रिका तंत्र तथा वक्रों के रोग, ये बीमारी हो सकती है। कैडमियम की बात करेंगे तो वो जहर के समान होगी वहाँ पर यदि आप सांस लेते हैं। फ्लोराइड्स हड्डियों तथा दांतों पर प्रभाव पड़ेगा और इसको फेफड़ों का कैंसर आदि बीमारियाँ होने की संभावना हो सकती है।
अब यदि जनजीवन पर प्रभाव बात करें, लाइक सभी जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इंक्लूडिंग योर पेड़ पौधे, प्लांट्स, एनिमल्स, आर्थिक चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वायु में उपस्थित मिट्टी, धूल के कण, परागकण, बीजाणु आदि श्वास के रोग जैसे दमा यानी कि अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, एलर्जी आदि उत्पन्न करते वायुमंडल को दूषित करते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से निकली गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि फेफड़ों में पहुंचकर नमी से अभिक्रिया करके एसिडिक कर देती है, वहां पर अम्ल बना देती है, जो श्वसन तंत्र में घाव उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, कौन? कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से जो धुआं निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब फेफड़ों में पहुंचकर। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड फेफड़ों, हृदय तथा आंखों में रोग पैदा कर देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर में मिलकर ऑक्सीजन के वाहक यानी कि हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करती है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उससे अभिक्रिया करके ऑक्सीजन संवहन के कार्य को प्रभावित करती है, मतलब ऑक्सीजन फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, उसकी प्रक्रिया यहाँ पर रुक जाती है, जिसकी वजह से थकावट और मानसिक विकृति उत्पन्न हो सकती है। फ्लोराइड्स की बात करेंगे तो अभी जस्ट हमने टेबल फॉर्म में पढ़ा था कि हड्डी और दांतों का क्षय होने लग जाता है। वायुमंडल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से पत्तियों के सिरों व किनारों के उत्तक यहाँ पर धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ये कुछ अगर लिफ इस शेप की है तो उसके सिरे यहाँ पर ख़त्म होने लग जाते हैं, आपने देखा होगा ना, कटी फटी हो जाती है पत्तियाँ। इस स्थिति को हरी महीनता, क्लोरोसिस या उत्तक क्षय, न्यूरोसिस यहाँ पर कहा जा सकता है। फलस्वरूप पत्तियाँ नष्ट होने लगती है, प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है और ऑक्सीजन की उत्पत्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर रुक जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ प्रदूषक वातावरण में आने पर अन्य पदार्थों से क्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के रूप में अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ बना लेते हैं, जो स्वास्थ्य पर गंभीर तथा हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अब देखो, पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक की बात करेंगे तो प्रदूषक जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी, यानी कि पहला होता है हमारा प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक। अब प्राथमिक प्रदूषक लाइक ये जो गैसेस हो गई जो वायुमंडल में पाई जाती है, वो सारी गैसेस हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स या द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, जो प्राथमिक गैसेस के साथ मिलकर या किसी अन्य के साथ क्रिया करके यदि पर्यावरण को प्रदूषित करे, लाइक पैन हो गया, ओजोन के तत्व हो गए, तो ये यदि किसी और के साथ मिलकर क्रिया कर रहे हैं ना, तो उसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स या द्वितीयक प्रदूषक बोला जाएगा। इसका एक आध क्विज भी हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि आपके यदि कोई डाउट है इसको लेकर तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया, कुछ प्रदूषक वातावरण में आने पर अन्य पदार्थों से क्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक के रूप में अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ बना लेते हैं, जो स्वास्थ्य पर गंभीर तथा हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जैसे स्वचालित निर्वातक में निकलने वाले अदग्ध, मतलब जो पूरी तरीके से नहीं जला है, वो अजला हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड यदि सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया करके प्रकाश संश्लेषी स्मोक यानी कि फोटोसिंथेसिस स्मोक का निर्माण कर देते। क्या इसने बोला, जैसे स्वचालित निर्वातक हो गए, वहाँ पर हाइड्रोकार्बन पूरी तरीके से नहीं जली है तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, अगर ये सूर्य के प्रकाश से क्रिया कर ले तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस स्मोक उत्पन्न हो जाती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करेगी। इसमें बेसिकली क्या होता है, पैराटॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसे शॉर्ट में पैन बोला जाता है, ये पाया जाता है तथा ओजोन होती है। अब ये क्या है, ये दोनों के दोनों ही आपके बोल सकते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है जो किसी और के साथ मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पर्टिकुलर इसका यदि स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट ओजोन जो है यही वाली प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट करेगा। इससे प्रकार से बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा विषैले होते हैं। इनका प्रभाव विशेषकर आंखों तथा श्वसन पथ पर होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। पौधों के लिए पेन अत्यधिक हानिकारक होता है। इसके प्रभाव से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी और पत्तियां जो कुछ इस तरीके की कटी फटी होगी और वो जल्दी ही यहाँ पर गिर जाती है, बेसिकली वो खराब हो जाती है तथा इसके प्रभाव से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो गई, ये हमने देखा। दूसरी ओर ओजोन पत्तियों में श्वसन की गति को तेज कर देता है, इसकी वजह से जो उनके भोजन बनाने की जो प्रोसेस होती है वो भी यहाँ पर कम हो जाती है, और भोजन बनाने की प्रोसेस कम होगी तो पौधे यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे जल्दी। अगला यदि बात करें, विभिन्न प्रकार की धातुओं के कण घातक रोगों को जन्म देते हैं, ये सारे ही विषैले होते हैं। सीसा की यदि हम लोग बात करें, तंत्रिका तंत्र वक्र किडनी के रोगों को उत्पन्न कर देता है। कैडमियम रुधिर चाप को बढ़ा देगा और हृदय तथा श्वसन संबंधी रोगों का कारण होगा। लोहा तथा सिलिका के कण भी फेफड़ों में बीमारियां यहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करेंगे, फ्लोराइड जो है हड्डियों तथा दांतों पर प्रभाव डालते हैं, इनसे पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, पौधों की वृद्धि यहाँ पर रुक जाती है। ठीक है, ये फ्लोराइड की बात हम लोगों ने कर ली। अब जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अभी जितनी भी चीज़ें पड़ी, वायु प्रदूषक अन्य जंतुओं पर भी अहितकर प्रभाव, मतलब उनको भी नुकसान पहुंचाती है। पशुओं में फेफड़े की अनेक बीमारियां हो सकती है, धूल कण, सल्फर डाइऑक्साइड आदि से पैदा होती है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड
जो यातायात की वजह से निकलता है ना, वाहनों की वजह से निकलता है, इसकी वजह से भी पशुओं की मृत्यु हो जाती है। गाय, बैल तथा भेड़ें फ्लोरीन के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होती है। फ्लोरीन की वायु में उपस्थिति जो है घास तथा अन्य चारों में एकत्रित हो जाती है। जब इस चारे को खाते हैं तो ये पदार्थ उनके शरीर में पहुंचकर उनके अस्थियों तथा दांतों पर प्रभाव डालता है। कैडमियम श्वसन विष है, जैसे हमने देखा था, ये हृदय को हानि पहुंचाता है। जो सुअर होता है, पिग जो होता है, वो यहाँ पर थोड़ा कम प्रभावित इन चीज़ों से होता है। ठीक है, अब यदि पौधों की बात करेंगे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि पत्तियां कुछ इस तरीके से कटी फटी हो जाती है और वो सड़ जाती है, वो यहीं बताया गया आपको। इन पर भी हानिकारक इम्पैक्ट पड़ेगा। सामान्यतः वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों की परतें होने के कारण सूर्य के प्रकाश जो है पौधों तक पहुंच जो इसकी काफ़ी कम हो जाती है। इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी यहाँ पर कम हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। धूल तथा अन्य कण पत्तियों पर जमकर उनकी कार्य की जो उनका काम है फोटोसिंथेसिस वाला, ठीक है, वो उस पर प्रभाव डालेंगे। इससे उनके श्वसन, प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे से महीन से छिद्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो यहाँ पर पानी को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करते हैं। बहुत कम मात्रा में करते हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर रुक जाएगी यदि इनके ऊपर धूल वगैरह के कण एकत्रित हो गए हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर पत्तियाँ जो है वही पूरा फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इम्पैक्ट होगी, प्रभावित होगी। सल्फर डाइऑक्साइड पत्तियों में जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है उसको यहाँ पर खत्म कर देता है। ओजोन की उपस्थिति से श्वसन काफ़ी तेज हो जाता है, भोजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और पत्तों की यहाँ पर, पौधे जो है उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मकण जैसे सीसा, कैडमियम, फ्लोराइड, एस्बेस्टस आदि वृद्धि रोकने वाले उत्तकों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है पत्तियां आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से झुलस जाती है और उनमें इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, जलना स्टार्ट हो सकती है, हम लोग बोल सकते हैं। अन्य आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड आदि से बने अम्ल, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, कार्बनिक अम्ल हो सकता है, हमारी इमारतों, वस्त्रों आदि पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव डालते हैं। भवन पर शीशे का रोगन जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रभाव से काला पड़ जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि भवन का संक्षारण भी करने लग जाते हैं। लाइक यदि हम लोग बात करें, मथुरा में तेल शोधक कारखाने से निकली हुई गैस विश्व प्रसिद्ध आगरा के ताजमहल में को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, वहाँ का संगमरमर खराब हो रहा है। इसी प्रकार दिल्ली के लाल किले के पत्थरों को थर्मल विद्युत गृह से निकली गैसें जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपके एयर पोल्यूशन के, वायु प्रदूषण के, कि किस तरीके से ये आर्थिक नुकसान यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, जीवों को तो पहुंचा ही रहे हैं, हमारे पेड़ पौधे सारे इम्पैक्ट हो ही रहे, प्रभावित हो रहे हैं, हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही आर्थिक नुकसान भी यहाँ पर वायु प्रदूषण की वजह से हो रहा है। अब ओजोन लेयर जो है या ओजोन कवच जो है उस पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, तो यदि हम लोग बात करें, ओजोन कवच जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी भाग शोभ मंडल में रहती है। ठीक है, शोभ मंडल के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं समताप मंडल में पाई जाती है, जिसमें हम लोग रहते हैं, कि बाहर वह समताप मंडल के भीतर परत के रूप में है। समताप मंडल का ही भाग इसे यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन जो है, ओजोन लेयर की मोटी परत यहाँ पर पाई जाती है, जो पृथ्वी की सुरक्षा विशेषकर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से करती है। वायु प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषक इस परत को हानि पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए समताप मंडल में क्लोरीन गैस के पहुंचने के कारण जो है ओजोन की मात्रा में कमी आ जाती है। क्लोरीन का एक परमाणु लगभग 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है। यदि क्लोरीन का सिर्फ एक अणु गया है ना, क्लोरीन का हम लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ एक परमाणु यहाँ पर गया है, वो 1 लाख ओजोन जो है उसके अणुओं को नष्ट कर देता है। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ओजोन परत का क्षय जो है बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी किरणें जो ओजोन, जिसे ओजोन परत रोकने का कार्य करती है, एक तरीके से हम लोगों को बचाने का कार्य करती है। अब यहाँ पर क्या हो गया, धीरे धीरे छेद हो गए, तो डायरेक्टली जो अल्ट्रावायलेट रेस है या पराबैंगनी किरणें जो है वो डायरेक्टली पृथ्वी पर आ रही है। ठीक है, जिससे मनुष्य की जो है, जीव जंतुओं की, वनस्पति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। मनुष्य में बात करेंगे तो त्वचा का कैंसर, आंखों में मोतियाबिंद, अंधापन आदि रोगों में वृद्धि हो रही है। समुद्री तथा स्थलीय जीव जंतु, कृषि उपज, वनस्पति एवं खाद्य पदार्थों पर भी पराबैंगनी किरणों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे भूतृष्णीय तापमान यानी कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, मतलब तापमान में वृद्धि होती जा रही है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है। आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन, वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से बोल सकते हैं ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, समुद्र तल का जो है वो बोल सकते हैं लेवल यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। ये तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर इन सारी चीज़ों के पड़ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई कि कारण क्या क्या है। अब इनके हम लोग नियंत्रण जान लेते हैं या फिर रोकथाम जान लेते हैं। तो आवास को बनाते समय इस बात का ध्यान रखें, हवा एवं सूर्य के प्रकाश के आने जाने की व्यवस्था हो, सड़कों इत्यादि से दूर बनाएं। ठीक है, कोयला
लकड़ी आदि जलाई जाती है वहाँ से धुआं निकलने के लिए ऊंची चिमनी की व्यवस्था की जाए, ताकि धुआं एवं दूषित गैसें घर के अंदर एकत्र न हो पाए। यदि पशु पालने हैं तो उन्हें आवाज से दूर ही रखें। इनके गोबर इत्यादि को गोबर गैस आदि बनाने में आप लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। आबादी क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वायु में CO2 की मात्रा को कम करते रहें, ऑक्सीजन को बढ़ाते रहें, जिसकी वजह से वायुमंडल स्वच्छ रहेगा। भूमि खाली नहीं छोड़नी चाहिए, धूल उड़कर वायु को यहाँ पर प्रदूषित करती है। औद्योगिक संस्थानों तथा फैक्ट्रियों को आबादी से दूर बनानी चाहिए। इसमें छन्ने लगाने चाहिए, लाइक बोल सकते हैं ना कि वायु जो है फिल्टर होकर वायुमंडल में प्रवेश करे, जो गैसेस हैं, ठीक है, ताकि वायु जो है हमारी थोड़ी कम प्रदूषित हो। जहाँ अधिक वाहन चलते हैं वहाँ सड़कें पक्की होना चाहिए। कच्ची सड़कों से धूल उड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये सारे पर्यावरण को प्रदूषित करेगी। वनों आदि को सुरक्षित तथा संवर्धित करना आवश्यक है, नष्ट होने से बचाए तथा नए वन लगाने चाहिए। वृक्षों को काटने की यदि बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है तो उसके स्थान पर आप उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए नए वृक्ष यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये पूरा थ्योरी हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन का कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा क्विज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर द्वितीयक वायु प्रदूषक क्या होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो किसी और के साथ मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। कुछ प्रदूषक क्या होते हैं? वातावरण में आने पर अन्य पदार्थों से क्रिया करके द्वितीयक प्रदूषकों के रूप में अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ बना लेते हैं, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालेंगे। पैन हो सकता है, ओजोन हो सकता है, एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, ठीक है, स्मॉग हो सकता है। ये सारे के सारे तत्व क्या हैं? द्वितीयक प्रदूषक यहाँ पर कहलाते हैं। और यदि आपसे पैन का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरीऑक्सीटोल नाइट्रेट। ये भी अपने नाइट्रेट के ही तत्व हैं। पेरीऑक्सीटोल नाइट्रेट इसे यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करता है? वायुमंडल को प्रदूषित करता है और एज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह यहाँ पर काम करता है। आगे यदि बात की जाए, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। कौन कौन से प्राथमिक प्रदूषक है? SO2, CO, NO2। तो ये वायुमंडल में डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी हमारे प्राथमिक प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होगा? तो हमको कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। पेन मिल जाएगा, स्मॉग मिल जाएगा, एल्डिहाइड्स मिल जाएगा और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। तो ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होंगे। ठीक है, ये आपके NCERT बुक से ही लिया गया है, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक गैस और अम्लीय वर्षा एसिड रेन का एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर यहाँ पर हो सकती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक गैस है और अम्लीय वर्षा का एक कारण है। ताजमहल को सबसे ज़्यादा खतरा किससे बना हुआ है? तो सल्फर डाइऑक्साइड से बना हुआ है, क्योंकि इसी की वजह से जो है संगमरमर खराब हो रहा है। ठीक है, आगे यदि बात करें, यदि वातावरण में CO2 की सांद्रता लगातार बढ़ रही है, CO2 की मात्रा यदि बढ़ती जा रही तो वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओजोन का क्षरण होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, प्रकाश श्वसन पर का बढ़ना हो जाएगा या फिर घुटन होने लग जाएगी। हम लोग बोल सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ प्रश्न जो हैं हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से और भी प्रकार के जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, जल प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया, कई प्रकार के प्रदूषण है, उनको कवर करते जाएंगे और उनसे रिलेवेंट क्विज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके एक बार से ज़रूर बताना। और ये सारी चीज़ें आपको कल तक वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आप वेबसाइट पर जाकर भी एक बार से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको विजिट करना होगा www.globalworldacademy.com। एक बार मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देती हूँ, क्योंकि वायु प्रदूषण में कई सारी ऐसी चीज़ें जो शायद आज भी हमने कवर ना की हो, थोड़ा सा डिटेल भी होता है इसका। ठीक है, तो आप एक बार से globalworldacademy.com पर जाकर कल के दिन में सेशन को विजिट करेंगे। ठीक है, सेम सेशन आपको वहाँ पर भी मिलेगा। उसमें आपको और कुछ नई चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, कुछ और प्रकार के क्वेश्चंस जो होंगे, थ्योरी क्वेश्चंस हम लोग डाल देंगे। तो आप एक बार से, जब भी आपको दिन में टाइम मिलता है, फ्री आप रहते हैं, तो एक बार से वेबसाइट पर जाकर कुछ और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही रखा हुआ है, ग्लोबल वर्ल्ड टीचिंग चैनल करके, आप उसको जाकर भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर पेपर रखे हुए हैं, वहाँ से जाकर आप अपने संडे के दिन को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप नहीं सर्च कर पा रहे वेबसाइट को, या कोई भी दिक्कत है, या किसी भी प्रकार का कोर्स बाय करना है, आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं 7770803840। ठीक है, इस पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। संडे वेबसाइट पर जाना है, मंडे से हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।